मैं आपको अपने चैनल में हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। आज मैं आपको हाथ जोड़कर नमस्कार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यही भारत की संस्कृति है। हम बड़े छोटे, अमीर गरीब, अपने पराए, देसी विदेशी, इन सारे अंतरों को भुलाकर सबको सर झुकाकर नमस्कार करते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति में किसी को भी अपने से ऊंचा या नीचा समझने का रिवाज नहीं है। आज आपको ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि शुरुआती सभ्यताओं में भारत दुनिया की दूसरी सभ्यताओं से टेक्नोलॉजिकली एडवांस था, लेकिन फिर भी भारत के लोग सबको हाथ जोड़कर झुककर नमस्कार करते हुए सबका सम्मान करते थे। इस हम्बल जेस्चर के साथ शुरुआत करते हैं इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड पार्ट 2 की। पहले एपिसोड में हमने चेस, सांप सीढ़ी, रूलर यानी स्केल, शैम्पू, शून्य और नेविगेशन जैसे इन्वेंशंस भारत में होने की बात कही थी। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और इस एपिसोड में सबसे पहले बात करते हैं कॉटन यानी कपास की। कॉटन दुनिया का सबसे ज्यादा पहने जाने वाला कपड़ा है। गौरतलब है कि भारत में सिंधु घाटी के किसानों ने ही सबसे पहले कपास की खेती की थी। इसी समय में सबसे पहले सूत काटकर बुनाई किए जाने के सबूत भी मिलते हैं। 1929 में आर्कियोलॉजिस्ट को मोहनजोदाड़ो में कपास से बने हुए कपड़े के टुकड़े मिले थे। कार्बन डेटिंग के हिसाब से ये कपड़े साल 3250 और 2750 बिफोर क्राइस्ट के लगते हैं। अभी आपने जो कपड़े पहने हैं 100% कॉटन का टैग देखकर ही खरीदे होंगे, है ना? तो फिर अपने देश पर गर्व कीजिए कि हमारे देश ने ही दुनिया को सही तरीके से कपड़े पहनना सिखाया है। इसके अलावा एक और चीज है, नील। जी हाँ, नील का कल्टीवेशन भी सबसे पहले भारत में ही हुआ था। नील का उपयोग कपड़े रंगने और सफेद कपड़ों को साफ रखने के लिए किया जाता था। इसीलिए अंग्रेजों के लिए नील इतनी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी कि अंग्रेजों ने भारतीय किसानों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में नील उगाने के लिए मजबूर किया। कहते हैं जिस जमीन पर नील उग जाती है यहां कोई दूसरी फसल नहीं पनप पाती। जिन किसानों के यहां नील उगती नहीं थी उन्होंने काफी विरोध किया, लेकिन अंग्रेजों के सामने उनकी एक ना चली। सिर्फ कपड़ों को रंगना और साफ करना ही नहीं, नील का इस्तेमाल घरों की पुताई में भी किया जाता था, क्योंकि दीवारों पर नील लगाने से घर में मच्छर नहीं आते। आगे बात करें तो दुनिया में सबसे महंगे गहने से सजाना भी भारत ने ही दुनिया को सिखाया, क्योंकि इंडिया में ही सबसे पहले खोज हुई थी डायमंड यानी हीरे की। तो जाहिर सी बात है डायमंड माइनिंग यानी जमीन से हीरा निकालने की तकनीक भी भारत ने ही दुनिया को सबसे पहले सिखाई। यहां तक कि 18वीं शताब्दी तक भारत इकलौता ऐसा देश था जहां डायमंड माइनिंग पाई जाती थी। उस वक्त में खासकर सेंट्रल इंडिया में ही सबसे ज्यादा डायमंड माइनिंग हुआ करती थी। फॉरेन इन्वेडर्स और ब्रिटिशर्स ने इन माइनिंग की इतनी ज्यादा खुदाई की कि अब हमारे डायमंड रिजर्व्स पहले की तुलना में बहुत कम बचे हैं। सिर्फ डायमंड माइनिंग ही नहीं, अंग्रेजों और विदेशी लुटेरों ने हमारे देश को इसलिए लूटा क्योंकि हमारे मंदिर हीरों और जवाहरातों से भरे हुए थे। आपने श्री कृष्ण और समयंतक मणि की कहानी तो सुनी ही होगी। ऐसा कहा जाता है कि समयंतक मणि को ही आज हम कोहिनूर के रूप में पहचानते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि कोहिनूर भारत से ही निकला है। इसके अलावा दुनिया का सबसे प्रसिद्ध होप डायमंड नाम का हीरा भी इंडियन डायमंड माइंस की ही देन है। और तो और आज भी हीरे पर सबसे ज्यादा कारीगरी हमारे यहां गुजरात राज्य के सूरत शहर में ही होती है। डायमंड, नील और कपास की तो बात हो गई। अब कुछ एक्सप्लोसिव बात करते हैं।
मैं आपको एक्सप्लोजिव सब्सटेंस यानी बारूद के बारे में बता रहा हूं। यह सुनने में अजीब लगेगा कि भारत जैसे शांति प्रिय देश में बारूद का आविष्कार हुआ। जिस भारतवर्ष ने दुनिया को ध्यान, योग, अहिंसा जैसे तोहफे दिए, बारूद का तोहफा भी दुनिया को हमसे ही मिला। लेकिन इसका भी कारण है। पहला कारण ये कि भारत में चोला, कौशल, मगध जैसे कई बड़े साम्राज्य थे, और दूसरा ये कि भारत की समृद्धि की चर्चा दुनिया भर में फैली हुई थी। इसीलिए भारत पर कई विदेशी ताकतों ने कई आक्रमण किए। कई जगह कहा जाता है कि बारूद की खोज 8वीं सेंचुरी चाइना में हुई थी, लेकिन भारत के पुराने दस्तावेजों में 1st सेंचुरी एडी में ही बारूद का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि 7वीं सेंचुरी में भारत के आयुर्वेदिक ज्ञान को सीखने कुछ लोग चाइना से भारत आए। उन्होंने ही भारत में बारूद बनाना सीखा और चीन में बारूद बनाया। दिवाली पर पटाखे जलाने का रिवाज हमारे यहाँ काफी समय से चला आ रहा है, और इसी वजह से भारत में बारूद की खोज होने का दावा सही माना जाता है। कई सेंचुरीज के बाद युद्ध तकनीक से जुड़ा एक इन्वेंशन और किया, जिसे आज हम मैसूरियन रॉकेट के नाम से जानते हैं। 18वीं शताब्दी से अंग्रेज लड़ाई में बंदूकें इस्तेमाल करते थे, लेकिन भारतीय राजा तब रेंज फाइटिंग के लिए तोपों और तीरंदाजों पर ही निर्भर थे। तोपों को फायर करने में काफी समय लगता था। तब तक अंग्रेज सैनिक बंदूकों से काफी नुकसान कर चुके होते थे। इसी के जवाब में टीपू सुल्तान ने रॉकेट का आविष्कार किया। इन रॉकेट्स के आगे नुकीले तीर लगे होते थे, आज के दिवाली रॉकेट की तरह। इन रॉकेट के पीछे आग लगाई जाती थी और प्रोपल्शन टेक्निक से इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती थी कि इनके लगते ही मौत निश्चित थी। एक साथ बहुत सारे मैसूरियन रॉकेट छोड़ने पर उनकी मारक क्षमता बहुत ही जबरदस्त होती थी, और इन रॉकेट्स की मदद से ही टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों का जबरदस्त मुकाबला किया। ये तो हो गई 18वीं और 19वीं शताब्दी से पहले की बात। लेकिन अब हम बात करेंगे नए जमाने की खोज के बारे में। इन्हीं इन्वेंशंस में सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रशेखर लिमिट की। चंद्रशेखर लिमिट का नाम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने अपनी रिसर्च के बल पर कंक्लूजन दिया था कि एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार का मास सूरज के मास से ज्यादा 1.4 गुना हो सकता है। इससे ज्यादा मास होने पर वो ड्वार्फ स्टार न्यूट्रॉन स्टार में बदल सकता है और फिर ब्लैक होल बन सकता है। इस थ्योरी के काफी समय बाद सन 1983 में चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर एस्ट्रोनॉमी की बात हो रही है तो भारत की एक और खोज के बारे में बात करना जरूरी है, और वो है चांद पर पानी की खोज। चांद की सतह पर पानी होने के सबूत चंद्रयान 1 के मून मिनोलॉजी मैप एक्सपेरिमेंट से मिले थे। साइंटिस्ट ने कई लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट करके अपने फाइंडिंग्स को अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा से भी शेयर किया। नासा ने भी अपने एक्सपेरिमेंट में चंद्रयान 1 की फाइंडिंग्स को कंफर्म किया। अगर चंद्रयान 2 की लैंडिंग सफल होती तो उससे इकट्ठी होने वाली जानकारी के आधार पर हम चंद्रमा के सरफेस और सरफेस पर पानी की मौजूदगी को पूरी तरह से कंफर्म कर चुके होते, और उसका क्रेडिट भी भारत को ही मिलता। एक भारतीय ने ऐसी डिस्कवरी भी की जिसका क्रेडिट उन्हें जीते जी भी मिल नहीं पाया। आपसे कोई भी पूछता है कि रेडियो वेव्स का आविष्कार किसने किया, तो आपकी जुबान पर तैयार रहता है मार्कोनी का नाम, लेकिन यह जवाब सही नहीं है। मार्कोनी ने रेडियो वेव्स का आविष्कार 1901 में किया था, और आगे चलकर रेडियोग्राफी इनोवेशन के लिए उन्हें 1909 में नोबेल प्राइज भी मिला था। जबकि मार्कोनी से 6 साल पहले 1895 में ही रेडियो वेव्स का आविष्कार कर लिया गया था। उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से दीवार के पार रखी घड़ी को बजाने और बारूद में आग लगाने का काम किया था। लेकिन जेसी बॉस ने अपने इस आविष्कार को पेटेंट नहीं करवाया था, इसीलिए उन्हें इस डिस्कवरी का क्रेडिट नहीं मिला।
लेकिन सच बाहर आने के बाद मरणोपरांत उन्हें इस डिस्कवरी का क्रेडिट दिया गया। यानी अगर बॉस जी ने अपनी फाइंडिंग्स को पेटेंट करवा लिया होता तो शायद मार्कोनी की जगह उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा जाता। आजकल शहर शहर और घर घर में फाइबर ऑप्टिक केबल से इंटरनेट पहुंचाया जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि 1956 में ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार भारत के ही नरेंद्र सिंह कपानी ने किया था। कहा जाता है कि नॉर्मल केबल से 65,000 गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन फाइबर ऑप्टिक केबल से ट्रांसफर की जा सकती है। इस टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स में लाइट के रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करके डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड और कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है। समुद्र के अंदर भी इंटरकॉन्टिनेंटल डेटा लाइंस भी डाली जा रही हैं। उनमें भी फाइबर ऑप्टिक केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आईटी डिपार्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एक भारतीय का ही है। ये तो हुई पास्ट की बात, लेकिन आज के यंग इंडियंस दुनिया का फ्यूचर बेहतर बनाने के लिए भी कई नए इन्वेंशंस करने में जुटे हुए हैं। हमारे देश के युवाओं ने ही हाल के सालों में इन प्लास्टिक बैग्स को रिप्लेस करने के लिए बायोडिग्रेडेबल बैग्स बनाए हैं जो सिर्फ 180 दिन में डिकम्पोज हो जाते हैं, जबकि प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में सदियों लग जाते हैं। इसके अलावा एक भारतीय ने सेल्फ रिपेयर रोड यानी खुद ब खुद ठीक हो जाने वाली सड़क भी बनाई है। आपको मॉल्स में और अर्बन हैंगओवर प्लेसेस पर सफेद रंग के बड़े बड़े उल्टे छाता भी दिख जाते होंगे। दोस्तों, ये कोई डेकोरेशन पीस नहीं है, बल्कि एक भारतीय द्वारा बनाया हुआ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जो बारिश के पानी को जमीन तक पहुंचाता है। इसके अलावा दुनिया का सबसे छोटा सैटेलाइट, ये सैकड़ों इन्वेंशन भारत में पिछले कुछ सालों में हो चुके हैं। यानी हमारा यूथ हमारी इनोवेशंस की लेगेसी को वैसे ही आगे बढ़ा रहे हैं। इससे ये भी साबित होता है कि देश का फ्यूचर सही हाथों में है। इसी पॉजिटिव सोच के साथ खत्म करते हैं ये एपिसोड इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड।